नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 अप्रैल 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़, सिकमा इनकाउंटर टोल टचेस 22। देखिए, एक इनकाउंटर चल रहा है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और मॉइस्ट के बीच में छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हमारे 22 जवान शहीद हो चुके हैं, इनकी बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। एक कमांडो हमारा अभी भी मिसिंग है, ऐसा छत्तीसगढ़ पुलिस ने बोला। 31 लोगों को यहाँ पे चोट लगी है। मॉइस्ट के साथ एक बहुत ही डेडली इनकाउंटर, और आप कह सकते हो जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, दिस इज हैविली, आप कह सकते हो मॉइस्ट इंसर्जेंसी यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल की और बहुत ही वायलेंट माहौल कभी कभी हो जाता है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस के इतने सारे जवान शहीद हो चुके हैं, तो आप समझ ही रहे होगे कि सिचुएशन वहाँ पे कितनी गंदी है। ठीक है, तारेम इन सुकमा, तारेम नाम की जगह पे सुकमा पे ये इनकाउंटर हुआ है। ये वन ऑफ द कोर एरियाज है माओइस्ट का, और यहाँ पे जॉइंट फोर्सेस ने बोला है कि भाई ये एरिया अब हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, माओइस्ट के इलाकों में यहाँ पे इनकर्जन हो रहा है, वो पुश बैक कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। दिस एरिया इज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साउथ बस्टर डिविजनल कमिटी ऑफ द बैंड आउटपुट सीपीआई मॉइस्ट। सीपीआई मॉइस्ट का जो साउथ बस्टर डिविजनल कमिटी है वो यहाँ पे डोमिनेट करता है, इसको हेड करता है रघु नाम का एक आदमी, और जगरगुंडा एरिया कमेटी को हेड करता है पपा राव। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट टीम बनाई गई छत्तीसगढ़ पुलिस की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड था, स्पेशल टास्क फोर्स थी, और साथ साथ सीआरपीएफ की कुछ टुकड़ियां थी, जो मिलके साउथ बस्तर में कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रही हैं। यानी जितने भी मॉइस्ट इंसर्जेंट्स हैं, इनको उखाड़ के बाहर फेंकने का यहाँ पे टारगेट है। रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो सीआरपीएफ ने 18 नए सिक्योरिटी कैंप्स खोले हैं साउथ बस्तर में। एक कैंप खोला गया है मिनपा में, जहां पे 15 सीआरपीएफ जवान पिछले साल शहीद हो गए थे 22 मार्च को। नक्सलिज्म की बात की जाए तो आप कह सकते हो मॉडर्न इंडिया का ये बहुत बड़ा कर्स है। आप कह सकते हो नक्सलाइट एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा डेजिग्नेशन है जो कि एक ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिसका ओरिएंटेशन मॉइस्ट हो। मॉइस्ट मतलब माओवाद की फिलॉसफी में वो भरोसा रखता हो। तो अगर वो माओवाद की फिलॉसफी में भरोसा रखता है, तो जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उसमें उसका भरोसा ही नहीं होगा, वो प्रेजेंट सरकार को मानेगा ही नहीं, और वो कहीं ना कहीं मिलिटेंट, इंसर्जेंट और सेपरेटिस्ट ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। और ऐसे ग्रुप्स हमारी सिविलियंस को, हमारे आर्मी के पर्सनल्स को, हमारे सीआरपीएफ के जवानों को कुछ भी नहीं समझते हैं। ठीक है ना। इनका सीधा सीधा टारगेट है कि किसी भी प्रकार के सेटल्ड सिस्टम को यहाँ पे हटा दो। 1960 से जो ग्रुप्स हैं इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे ऑपरेटिव रहे हैं। किसी जगह पे कहीं स्ट्रांग हो गए, फिर कमजोर हो गए, फिर स्ट्रांग हो गए, इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी। तो इसीलिए टर्म आया है नक्सलिज्म और नक्सलिस्ट मूवमेंट। वैसे देखा जाए तो इस नक्सल नाम के शब्द का जो ओरिजिन है, वो नक्सलबारी नाम का एक गांव है वेस्ट बंगाल में, वहां से आया है। इस नक्सलबारी नाम के गांव में एक नक्सलाइन पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था 1967 में, तब से ये नाम ही पड़ गया नक्सल। ये नक्सल ये फार लेफ्ट कम्युनिस्ट है, बिल्कुल लेफ्ट आइडियोलॉजी है इनकी, डेमोक्रेसी में भरोसा रखते ही नहीं है, माओइज्म, माओवाद की फिलॉसफी में ये लोग भरोसा रखते हैं। और ये जो नक्सलाइस्ट का उदय है, ये आप मान सकते हो 1967 का जो स्प्लिट हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का, ये नक्सलवादी पीजेंट अपराइजिंग के पास समय ही हुआ था, जो कि वेस्ट बंगाल में हुई थी 1967 के लगभग। डेकेड से, सालों से ये लोग लैंडलॉर्ड्स को, बिजनेस पीपल को, पॉलिटिशियंस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं। अभी लैंड लॉर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, समझ में आता है, पहले के लैंड लॉर्ड्स की प्रथा ने इनको परेशान किया, लेकिन अब बिजनेस पीपल, पॉलिटिशियन, सिक्योरिटी फोर्सेस, ये भी इनके राज से बचे नहीं। देखिए, हमारा देश जो है ना कहीं आप कह सकते हो कि कैपिटलिज्म के सिद्धांत पे चलने वाला देश है। और कैपिटलिज्म के सिद्धांत में जो बिल्कुल वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं हथियार उठा ही लेते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी देखी हो, तो एनसीईआरटी में मैंने बता रखा है आपको कि ट्राइबल्स के साथ कितना बुरा हुआ। उनकी ज़मीनें, उनके साफ सुथरे गांव, उनके साफ सुथरे जंगलों से हमने उनको बाहर निकाल दिया, उनके पेड़ पौधे काट दिए। वो इतने ज़्यादा डिसोरिएंट हो गए कुछ जगहों पे कि उन्होंने अपने आप को नक्सल बना लिया। अब वो हमारे देश की सरकार में कोई भरोसा ही नहीं रखते हैं। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगी तो वो इस प्रकार से उनको मारते हैं जैसे कि कोई बाहर का आदमी आया हो। अक्सर कर ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर लाइंस पे डैमेज कर सकते हैं। मैं आपको एक और फैसिलिटी बताता हूँ, ये जो नक्सल मूवमेंट है ना, जरूरी नहीं है कि ये सही हो। अब नक्सल मूवमेंट कुछ इस प्रकार का हो गया है कि भाई, अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहती भी है ना, तो वो उसको अच्छा करना देते नहीं है। वो अपनी ही अलग पॉलिटिक्स चला के बैठे हैं। अब अगर उस जगह के लोग सरकार के साथ मिलके चलना चाहें, तो वो लोगों को भी सरकार से नहीं मिलने देते हैं, लोगों को धमकाते हैं।
तो अब नक्सलिज्म ने एक अलग ही प्रकार का जोर पकड़ लिया है, जो कि बहुत गलत है, जिसको अरेस्ट करने की जरूरत है। प्रेसिडेंट सरकार कहीं ना कहीं अरेस्ट करने की जरूरत कर भी रही है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ भी रही हैं, बट क्या हो रहा है ये आपके सामने नजर आ रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, बाय इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में जनरल स्टडीज पेपर 3 का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, आपकी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो, सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री हो, इसके ऊपर मैंने कल भी 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, और रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो, जिसके ऊपर आज और कल में मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। प्लस एनसीईआरटी के लिए डिमांड आ रही है, एनसीईआरटी की भी लगभग 10-15 वीडियोस अगले 3-4 दिनों में आपको मिलेंगी। तो अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। देखिए, जो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है, प्राइवेट बैंक्स इस लोन को देने में कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं इस लोन को देने में थोड़ा थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है। लगभग 10 महीने हो चुके हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम को लॉन्च किए हुए। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद सरकार ने माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी टू वेंडर्स को प्रोवाइड करने के लिए इस पीएम स्वनिधि स्कीम को चालू किया था। पीएम स्वनिधि स्कीम की बात की जाए तो फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इस स्कीम को लॉन्च किया गया जून 2020 में। क्या एम था इस स्कीम का? प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू स्ट्रीट वेंडर्स अफेक्टेड बाय कोविड-19। इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इस स्कीम के अंदर वेंडर्स को इनिशियल कैपिटल दिया जाता है 10,000 रुपए का, ठीक है, मतलब 10,000 रुपए का उनको इनिशियल कैपिटल दिया जाता है और इसके ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 7% की। यानी अगर किसी स्ट्रीट वेंडर ने 10,000 रुपए बैंक से उठाए हैं इस स्कीम के अंदर, तो पहली बात तो उसको 10,000 रुपए कोलैटरल फ्री मिलेंगे, मतलब उसको किसी भी प्रकार की कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और अगर वो सही समय पे अपने इन 10,000 रुपए के ब्याज को चुका देता है तो जो 7% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी है ना, वो उसके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली सरकार ट्रांसफर कर देगी। कुल मिला के पीएम स्वनिधि स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स अपनी जिंदगी को नॉर्मल प्रकार से रिज्यूम कर सकें लॉकडाउन के बाद। इसके लिए इस पीएम स्वनिधि स्कीम को यहाँ पे चालू किया गया। तो अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम क्या होती है ये हमने देख लिया। डाटा अभी के लिए निकल के आ रहा है कि प्राइवेट बैंक्स कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे इस पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर पैसा देना नहीं चाह रहे हैं या कम पैसा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी बैंक ने पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर वेंडर्स को पैसा दिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, लगभग 5.8 लाख बैंक, उसके बाद यूनियन बैंक ने, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने। सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया इस स्कीम का? तो 45% फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर्स ने स्कीम का फायदा उठाया। हॉकर्स, जो कि स्ट्रीट हॉकर्स जो कि फूड बेचते हैं, उन्होंने 21% फायदा उठाया। और वो हॉकर्स जो कि स्ट्रीट पे क्लॉथ और हैंडलूम मटेरियल बेचते हैं, उन्होंने 13% फायदा उठाया। मतलब कि ओवरऑल 100% में से 45% बेनिफिशियरीज फूड और वेजिटेबल बेचने वाले हैं, 21% फूड बेचने वाले हैं, 13% क्लॉथ और हैंडलूम मटेरियल बेचने वाले हॉकर्स हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, तो भाई थर्मल पावर प्लांट्स एमिशन स्टैंडर्ड। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली थर्मल पावर प्लांट एमिशन स्टैंडर्ड्स के रिस्पेक्ट में रूलों को थोड़ा सा अमेंड किया है। अब नेशनल कैपिटल रीजन के 10 किलोमीटर के अंदर के जो पावर प्लांट्स हैं या वो सिटीज जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उसके 10 किलोमीटर के अंदर जो जो पावर प्लांट्स हैं उनको नए एमिशन नॉर्म्स के साथ कॉम्प्लाई करना है 2022 के एंड तक। मैं आपको बता दूं कि पहले इन पावर प्लांट्स को अप्लाई करना था दिसंबर 2019 तक। तो नेशनल कैपिटल रीजन के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो पावर प्लांट्स हैं और वो सिटीज जहां पे आबादी 10 लाख से ज्यादा की है, वहां के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर के जो पावर प्लांट्स हैं उनको पहले नए एमिशन स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्लाई करना था दिसंबर 2019 तक। उन्होंने कॉम्प्लाई किया नहीं, तो अब उनको दिसंबर 2022 तक कॉम्प्लाई करना है। इसके रिस्पेक्ट में भी एक टास्क फोर्स बनाई गई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा।
इस टास्क फोर्स ने भाई नेशनल कैपिटल रीजन और 10 लाख की पॉपुलेशन वाली स्टेट्स के बारे में ये बोला। फिर वो थर्मल पावर प्लांट्स जो नॉन अटेनमेंट सिटीज में, अब आप बोलोगे नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या है? नॉन अटेनमेंट सिटीज वो सिटीज हैं जो बहुत लंबे समय तक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं कर पा रही हैं। हमारे देश में लगभग 124 ऐसी सिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, जो बहुत लंबे समय से नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर ही नहीं पा रही हैं। और ऐसी सिटीज को एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करना है 31 दिसंबर 2023 तक। और बाकी जितने कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनको नए स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है दिसंबर 2024 तक। मतलब ये जो कंप्लाई करने का जो टाइमलाइन है उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स किया गया है। 2015 में, अब ये जो नए रूल्स थे ये कब इंट्रोड्यूस किए गए उसके बारे में बता रहा हूँ। 2015 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एमिशन नॉर्म्स को रिवाइज किया था फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। इन 2015 के नियम कानूनों के हिसाब से बोला गया कि भाई थर्मल पावर प्लांट्स को एक एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना है 2017 तक, लेकिन बाद में इस डेडलाइन को भी 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया। एक थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं? तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ओजोन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स और रेड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड वो सबसे बड़ा मेजर पॉल्यूटेंट है जो कि थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। कोल फायर्ड पावर प्लांट से कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं? तो NOx, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, टोटल इंडस्ट्रियल एमिशंस का आप कह सकते हो 60%, मतलब जो टोटल इंडस्ट्रियल एमिशंस है पर्टिकुलेट मैटर का, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हो, पर्टिकुलेट मैटर 10 हो, इन पर्टिकुलेट मैटर का जो टोटल इंडस्ट्रियल एमिशंस होता है उसका 60% पावर प्लांट से आता है, थर्मल पावर प्लांट से। सल्फर डाइऑक्साइड का जो टोटल एमिशंस होता है उसका 45% थर्मल पावर प्लांट से आता है। NOx, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मतलब नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स का जो टोटल एमिशंस है उसका 30% थर्मल पावर प्लांट से आता है। और मरकरी का जो टोटल एमिशन है उसका 80% से ज्यादा इन थर्मल पावर प्लांट से आता है। प्लस हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का 70% जो यूजेज है, टोटल यूजेज का 70% यूजेज इन थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू किया जाता है। मतलब ये थर्मल पावर प्लांट्स हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम्स के सामने एक डेंजर बन के खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको मैनेज करने की जरूरत है, इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस और नॉर्म्स लगाने की जरूरत है, जिसके बारे में सरकार 2015 से कोशिश कर रही है, लेकिन डेडलाइंस को आगे पुश किया जा रहा है। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जो दिसंबर 2022, 23, 24 की डेडलाइन रखी गई है इनको और आगे शिफ्ट कर दिया जाए जब दिसंबर 22-23 में हम लोग पहुंचे। गवर्नमेंट जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, और जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है जॉर्डन प्रिंस हमजा अंडर हाउस अरेस्ट। सबसे पहले देखते हैं भैया जॉर्डन की लोकेशन। ये आपको मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया का नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको जॉर्डन नजर आ रहा है। जॉर्डन के नॉर्थ में सीरिया, वेस्ट में इजराइल, साउथ में सऊदी अरेबिया, ईस्ट में इराक। तो आप कह सकते हो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जॉर्डन। अच्छा, एक और चीज, लैंड लॉक कंट्री नहीं है, आप कह सकते हो कि 26 किलोमीटर की एक बाउंड्री है सी की, रेड सी के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो छोटी सी वाटर बॉडी गई है ये इजराइल के साथ भी टच होती है और छोटी सी इसकी बाउंड्री जॉर्डन के साथ भी लगती है, लगभग 26 किलोमीटर की। तो रेड सी का एक्सेस है जॉर्डन के पास। तो इस सेंस में आप कह सकते हो कि जॉर्डन एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। मैं गलती से लैंडलॉक बोल गया इसको, ठीक है ना भाई। तो जॉर्डन रेड सी के साथ भी 26 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। इजराइल के साथ तो बाउंड्री है ही, सीरिया के साथ है, इराक के साथ है और सऊदी अरेबिया के साथ है। अब जॉर्डन में हुआ क्या है, देखिए जॉर्डन का एक रॉयल हाउस होल्ड है और रॉयल हाउस होल्ड में प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन, इनको भाई पकड़ के हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। इनको हाउस अरेस्ट में रखा किसने? तो प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन को हाउस अरेस्ट में रखा है इनके हाफ ब्रदर मोनार्च अब्दुल्ला ने। हाफ ब्रदर का मतलब क्या है कि अब्दुल्ला और प्रिंस हमजा के जो फादर हैं वो सेम हैं, जिनका नाम है हुसैन साहब। लेकिन हुसैन साहब की बहुत सारी वाइफ्स थी, तो भाई अब्दुल्ला जी हुसैन साहब की किसी और वाइफ के बेटे हैं और प्रिंस हमजा किसी और वाइफ के बेटे हैं, ठीक है ना भाई। तो रिसेंटली हमजा साहब के लॉयर ने एक वीडियो रिलीज की जहां पे बोला गया है कि हमजा को अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया है। कहीं ना कहीं जॉर्डन में जो क्रिटिक्स हैं उन क्रिटिक्स के अगेंस्ट क्रैकडाउन हो रहा है और यहाँ पे किंग अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि मेरे खिलाफ जो भी क्रैकडाउन है, जो भी क्रिटिक्स है, मेरे खिलाफ जो भी चालें चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसको मैं पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा हूँ।
प्रिंस हमजा के लॉयर ने बोला है कि ये किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे मिनिस्टर्स को और मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली को पकड़ के जेल में डाला गया फॉर द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ जॉर्डन। अब बात की जाए तो जॉर्डन में इस प्रकार के क्रैकडाउन्स नॉर्मल कर होते नहीं है। जॉर्डन में ये सब चीजें बहुत रेयर हैं। जॉर्डन आप कह सकते हो कि अरब वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंट्रीज थी। तो ये जो रीजन के अब्जॉर्बर्स हैं वो थोड़े से आश्चर्यचकित हैं कि इस प्रकार की चीज जॉर्डन में क्यों हो रही है। प्रिंस हमजा की बात की जाए तो प्रिंस हमजा की जो रॉयल फैमिली है वो प्रॉफिट मोहम्मद से उनका ट्रेस है, ऐसा बोला जाता है। 1999 से 59 ईयर ओल्ड अब्दुल्ला टू जॉर्डन की कमान संभाले हुए। अब्दुल्ला टू बेटे किसके हैं? तो लेट किंग हुसैन के बेटे। लेट किंग हुसैन की जो सेकंड वाइफ थी जिनका नाम है ब्रिटिश बॉर्न प्रिंसेस म्यूना, उनके बेटे हैं कौन? आपके अब्दुल्ला टू। वहीं पे अगर आप प्रिंस हमजा की बात करो तो प्रिंस हमजा 51 ईयर्स ओल्ड हैं और ये हुसैन साहब के बेटे हैं किसके साथ? इनकी रानी क्वीन नूर के साथ। क्वीन नूर इनकी अमेरिकन बॉर्न फोर्थ वाइफ थी। तो इनकी काफी सारी बीवियों थी, उन बीवियों से बहुत सारे बच्चे हैं। तो एक लड़का अब्दुल्ला टू ने दूसरे अपने हाफ ब्रदर को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमजा के बारे में बोला जा रहा था कि हमजा हुसैन के फेवरेट बेटे थे और इनको क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया गया जॉर्डन का 1999 में। अभी के लिए हमजा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हमजा के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि अभी रिसेंटली जॉर्डन के ट्राइबल लीडर से मिले हैं, उनका सपोर्ट खींच रहे हैं। तो हो सकता है कि ये अब्दुल्ला जी के अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। हालांकि अब्दुल्ला ने बोल दिया है मैंने कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं की है। ठीक है, अगर आप बात करो तो जो जॉर्डन के ट्रेडिशनल एलाइज हैं यूएस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इन सब ने किंग अब्दुल्ला के लिए सपोर्ट दिखाया है और हमजा अभी के लिए जेल में बंद है। तो मैप भी हमने देख लिया इसका जनरल स्टडीज पेपर 1 में, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। आज की लास्ट न्यूज, मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट एट 4%। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि भैया 5 साल जो होंगे अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2026 तक के, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन बैंड है उसको 4% +- 2 ही रखा जाएगा। यानी 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, 2% से कम नहीं आना चाहिए। ये इन्फ्लेशन का जो टारगेट बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसको 2015 में अडॉप्ट किया था। किसने? हमारी सरकार ने, आरबीआई ने। रिसेंटली इन्फ्लेशन को लेके मूडी एनालिटिक्स ने कुछ चिंता व्यक्त की थी। इंडिया के इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को वरीसम बताया जा रहा था। ऐसा बताया जा रहा था कि इंडिया में फूड प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 6% कई बार क्रॉस कर चुका है 2020 में। कोर इन्फ्लेशन ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं। हालांकि यह अलग बात है कि दिसंबर 2020 से इन्फ्लेशन 6% से कम है, लेकिन जनवरी 2021 में 4.1% था और फरवरी में 5% पहुंच गया, जिसके चलते चिंता का विषय हो गया। अभी जो इन्फ्लेशन है ये कंसर्न की बात है। ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो ग्रोथ के बढ़ाने के चक्कर में कहीं इन्फ्लेशन टारगेटिंग को रिलैक्स ना कर दिया जाए और एक नॉच ऊपर ना कर दिया जाए, उसके चलते मूडी एनालिटिक्स ने कुछ चिंता व्यक्त की थी। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे सरकार ने बोला है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट होगा वो हमारा 4 ± 2% में रहेगा। मतलब हम अपनी इन्फ्लेशन टारगेटिंग को पहले के हिसाब से रखेंगे, हम अपने इन्फ्लेशन नॉर्म्स को रिलैक्स नहीं करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस किया है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। आई होप आपको चीज़ें ठीक तरीके से समझ में आ गई हूँ। जो भी कंक्रीट और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो मैं लेके आता हूँ। जिस न्यूज़ को मुझे लगता है कि मुझे अलग से आपके साथ डिस्कस करना चाहिए वो मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आपके जो व्यू पॉइंट्स है करंट अफेयर्स में चेंजेस को लेके वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।